रेखा अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ यूएनएन न्यूज टॉप 10 में। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। मंगलवार को एचएनएलसी के पूर्व महासचिव चेरेस्टरफील्ड थांगख्यू के इनकाउंटर के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी को लेकर आज शिलांग के मलकी ग्राउंड में कई संगठनों ने रैली का आयोजन किया। Ay, dito charge, pati kenapa? Kan makin yo, lagi cingsok, lagi cimisar bohong. Ontang ini yang cumi, Henry, lagi pak ke premium truck. Petang lagi dikitin, ontang. मेघालय के हाइनी वट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) के संस्थापक महासचिव चेरेस्टरफील्ड थांगख्यू की मौत की जांच कर रहे जांच दल ने उनकी मौत में शामिल हथियार को जब्त कर लिया है। पूर्व विद्रोही 13 अगस्त को अपने घर में पुलिस कार्रवाई में मारा गया था। मेघालय के हाइनी वट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के संस्थापक महासचिव चेरेस्टरफील्ड थांगख्यू की मौत की जांच कर रहे जांच दल ने उनकी मौत में शामिल हथियार को जब्त कर लिया है। पूर्व विद्रोही 13 अगस्त को अपने घर में पुलिस कार्रवाई में मारा गया था। घटनाक्रम से वाकिफ लोगों के मुताबिक हथियार को एक पुलिस अधिकारी ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि फायरिंग में थांगख्यू की मौत उक्त अधिकारी को थांगख्यू द्वारा चुनौती दिए जाने का परिणाम थी, जबकि बाकी पुलिस टीम छापेमारी के दौरान बाहर रही। पुलिस ने हालांकि इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, खासकर जब से ये पहले से ही न्यायिक जांच के दायरे में है। लोगों ने सूचित किया है कि पूर्वी खासी हिल्स पुलिस द्वारा अन्य जिलों की भी भागीदारी के साथ गहन साक्ष्य एकत्र करने की कवायद की जा रही है। इस बीच घटना की जांच चल रही है और निर्धारित समय के भीतर समाप्त होने की संभावना है। मामले से अवगत सचिवालय के एक अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। एक पूर्व आतंकवादी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मेघालय में अशांति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनके काफिले पर भी 17 अगस्त को हमला किया गया था, ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। I can't make any comment on it because it is under probe and that is judicial probe, but that is unfortunate. Such incidents should not happen, but if it has happened, the judicial probe is the only way to find out what is what, who's at fault. So would you agree just on this point that there was a violation of human rights? In this case, Yes. if it is proved in the inquiry that this was excessive use of force and unnecessary use of force, then it is a violation. Otherwise, it is not. राज्यपाल ने विद्रोही संगठन हाइनी वट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) को बिना शर्त और भारतीय संविधान के दायरे में बातचीत करने की सरकार की इच्छा पर मुख्यमंत्री के बयान का भी समर्थन किया। If they are open, then they should approach the chief minister. His proper authority to take a stand on it. The chief minister's words were that they should come forward with no conditions. Would you also agree with that? That HNLC, if they're coming forward, they should have no conditions with them, or what is your take? Until and unless they lay down arms and they say that they are committed to the Constitution of India, they cannot come with conditions. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर में कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।
कोर्ट ने राज्य के कोरोना के क्वारंटाइन केंद्रों की दयनीय स्थिति के लिए मणिपुर सरकार की खिंचाई की और कहा कि हम आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल के दौरान हाई कोर्ट न्याय सुनिश्चित करने का गर्व थे। इनके द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ पारित आदेशों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और हेमा कोहली की पीठ ने अस्पतालों और कोरोना क्वारंटाइन केंद्रों में सुविधाएं सुनिश्चित करने के संबंध में एक जनहित याचिका पर पिछले साल पारित हाई कोर्ट के 2 आदेशों के खिलाफ मणिपुर सरकार की अपील को खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील पी रमेश कुमार ने कहा कि एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए गए थे और कुछ निर्देश पारित किए गए थे जो संभव नहीं थे। सरकार ने पूर्वोत्तर में शांति और विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। उसने एक ऐतिहासिक करार किया है। यह असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में वर्षों से चल रही हिंसा को समाप्त करेगा। शनिवार को असम सरकार, केंद्र और राज्य के 5 उग्रवादी समूहों के बीच इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते से कार्बी आंगलोंग में स्थायी शांति और सर्वांगीण विकास होगा। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले उग्रवादी समूहों में केसी, कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स शामिल हैं। कार्बी आंगलोंग एक ऐतिहासिक समझौता जो अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021। ये दिन आसाम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और उनके पुनर्वसन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। और यही नीति का परिणाम है कि एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्याएं नरेंद्र मोदी सरकार को वारसा में मिली थी उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मंदिर के पुजारी को भूस्वामी नहीं माना जा सकता और देवता ही मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति S बोपन्ना की एक पीठ ने कहा कि पुजारी केवल मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन के उद्देश्य से भूमि से जुड़े काम कर सकता है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि स्वामित्व स्तंभ में केवल देवता का नाम ही लिखा जाए, चूँकि देवता एक न्यायिक व्यक्ति होने के कारण भूमि का स्वामी होता है। भूमि पर देवता का ही कब्जा होता है, जिसके काम देवता की ओर से सेवक या प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं। इसलिए प्रबंधक या पुजारी के नाम का जिक्र स्वामित्व स्तंभ में करने की आवश्यकता नहीं है। ये पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून स्पष्ट है कि पुजारी काश्तकार, मौरुषी, खेती में काश्तकार या सरकारी पट्टेदार या मौफी भूमि, राजस्व के भुगतान से छूट वाली भूमि का एक साधारण किराएदार नहीं है, बल्कि उसे औकाफ विभाग की देवस्थान से संबंधित की ओर से इसी भूमि के केवल प्रबंधन के उद्देश्य से रख जाता है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI लगातार अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए चेतावनी देता रहता है। बैंक ने एक बार फिर अपने 44 करोड़ ग्राहकों को जालसाजों के खिलाफ अलर्ट रहने के लिए कहा है। इंटरनेट बैंकिंग सुविधाजनक तो है, लेकिन इसके जरिए फ्रॉड होने का खतरा भी ज्यादा बना रहता है। ग्राहक की मेहनत की कमाई जालसाजों के पास न चली जाए, इसके लिए SBI ने कुछ टिप्स बताए हैं। अब SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 तरह के फ्रॉड के बारे ट्वीट कर जानकारी दी है। SBI, RBI, सरकारी ऑफिस, पुलिस, KYC एजेंसी या फिर किसी अन्य सरकारी संस्थान का अधिकारी बताकर आपसे जानकारी मांगने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे अपनी पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करें। अपनी क्रेडेंशियल जानकारी जैसे कि जन्म तिथि, डेबिट कार्ड नंबर, इंटरनेट बैंकिंग आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड पिन, ओटीपी, यूजर आईडी और अन्य पर्सनल डिटेल्स साझा नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क डिजाइन और निर्माण के लिए सुरक्षा प्रथम दृष्टिकोण, पर्यावरण के अनुकूल सड़कों के निर्माण, उद्योग के अनुकूल दृष्टिकोण, सुरक्षित, तेज और आर्थिक सड़कों के लिए नई तकनीक और तेज निर्माण पर जोर दिया। मंत्रालय के अधिकारियों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम और लोक निर्माण विभाग के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि देश को वैश्विक स्तर का सड़क बुनियादी ढांचा देना सभी का सामूहिक मिशन है। टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर है। अब आपको कार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के आदेश के अनुसार अब 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर्स अपने वार्षिक रिटर्न को खुद प्रमाणित कर सकेंगे। यानी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने निर्देश भी जारी किया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के तहत 2020-21 के लिए 2 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबारियों को छोड़कर अन्य सभी इकाइयों के लिए वार्षिक रिटर्न GSTR 9/9A GSTR 9/9A दायर करना अनिवार्य है। गौरतलब है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले टैक्स पेयर्स को फॉर्म GSTR 9C GSTR 9C के रूप में समाधान विवरण जमा कराने की जरूरत होती थी। इसके बाद इस विवरण को ऑडिट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सत्यापित करता है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।